हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लाइट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली कल हम बात कर चुके थे कि फोटोसिंथेसिस जो है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन के बारे में मैंने बताया था कि सनलाइट जैसे ही लीव्स के ऊपर गिरती है तो लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। और वहां पर लाइट रिएक्शन में सबसे पहले 3 पॉइंट्स कल हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहले जो है लाइट जैसे ही गिरती है तो वो वाटर का ब्रेकडाउन होता है, फोटोलाइसिस होता है, और उसके बाद में वहां पर कुछ स्पेशल टाइप की एनर्जी बनती है जो एटीपी और एनएडीपी की फॉर्म में वहां पर हमें मिलती है। और लास्ट में जो है डार्क रिएक्शन के अंदर जो है CO2 का रिडक्शन होता है। क्या होता है? CO2 का रिडक्शन होता है। तो 3 स्टेप्स में हमने कल बात की थी और उन 3 स्टेप्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। 3 स्टेप कौन कौन से? फर्स्ट, लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपी। और नंबर 3 क्या बताएगा? CO2 का रिडक्शन होता है। तो 3, अब इनको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। फर्स्ट 2 पॉइंट जो होते हैं वो तो लाइट रिएक्शन के अंदर आते हैं और जो सेकंड पॉइंट है वो डार्क रिएक्शन के अंदर। फर्स्ट 2 पॉइंट जिसमें एटीपी एनएडीपी ये दोनों तो लाइट रिएक्शन के अंदर आते हैं और दूसरा डार्क रिएक्शन के अंदर। अब उसी को अपन को पढ़ना है। इसमें फर्स्ट हम लाइट जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो है एब्जॉर्ब करते हैं। और यहाँ पर लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है। इसकी बात हम करेंगे आगे। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम लाइट को अब्सॉर्ब करता है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल तक पहुंचते हैं। फोटोन जब क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से मिलते हैं तो जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। मतलब इस जगह पे यहाँ पर ये एक्साइटेड हो जाएगा और इसमें जो है एनर्जी बनना जो है शुरू हो जाएगी। अब इसकी अगर हम बात करें, जैसे ये एक्साइट होता है, ये जैसे एक्साइटेड होता है तो एक्साइटेड होने के बाद में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर शुरू हो जाता है। इसकी एनर्जी का जो है यूटिलाइजेशन इस जगह पे होता है। ये वाटर के मॉलिक्यूल जो है Mn+ की फॉर्म में 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, साथ में ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और ये ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो यहीं पे होती है फोटोलाइसिस। इसका जो 4 हाइड्रोजन आपको मिले हैं और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आपको मिले हैं ये आगे फोटोसिंथेसिस में या लाइट रिएक्शन में काम आते हैं और इनका यूटिलाइजेशन आगे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और सेकंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिल गया आपको? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। ये बी प्रोडक्ट है जो कि बाहर एटमॉस्फेयर में निकल गया। ये आगे अंदर काम नहीं आएगा, ये यहीं पे ऑक्सीजन आपकी रिलीज हो गई और ये इन दोनों का यूटिलाइजेशन आगे होगा। इसका यूटिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ एनएडीपी। ये जो हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन है ये आगे चलेंगे और आगे चलकर एनएडीपी से NADPH2 बनाएंगे। NADP जानते हैं आप? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये हमें डिटेल में पढ़ना है ये NADP किस तरह से बनती है। इसको हम इसी के अंदर आगे पढ़ेंगे कि NAD से NADPH2 का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है यहाँ पर, और फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो है ATP बनती है। ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर साथ साथ में होता है। ठीक है, और ये ATP आगे फोटोसिंथेसिस में जो है बहुत यूजफुल होती है और आगे जो डार्क रिएक्शन है उसमें भी इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है। और लास्ट जो चीज इसमें पढ़नी है अपन को रेड ड्रॉप और इमर्शन इफेक्ट पढ़ना है। रेड ड्रॉप का मतलब होता है कि जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट जैसे हम डालते हैं किसी लीव्स के ऊपर, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट डालने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली, जैसे रेड सबसे रेड वाली लाइट अगर आप डालेंगे इसके ऊपर तो रेड वाली लाइट डालने से क्या होगा? केवल रेड वाली डालेंगे। मोनोक्रोमेटिक का मतलब केवल रेड वाली, तो
उससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, डाउन होती चली जाएगी। या केवल आप वायलेट वाली डालेंगे तब भी रेट ड्रॉप होगा, मतलब सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट डालेंगे तो फोटोसिंथेसिस की रेट जो है डिक्रीज हो जाती है, और इस इफेक्ट को हम रेड ड्रॉप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आप पॉलीक्रोमेटिक लाइट डालें, यानी बहुत सारी वेवलेंथ वाली लाइट को मिलाकर मिक्स करके डालते हैं, तो एकदम से कई गुना बढ़ जाती है फोटोसिंथेसिस की रेट, और इसको हम बोलते हैं इमर्सन इफेक्ट। साइंटिस्ट इमर्सन ने ये बताया था सबसे पहले कि जब बहुत सारी लाइट जो है एक साथ मिलाकर हम डालते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वो सारे मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाते हैं, और इस वजह से फोटोसिंथेसिस की रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसे इमर्सन इफेक्ट या इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे जो रीजन है लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम जो बना हुआ होता है, एक बहुत बड़ा सिस्टम ये बना हुआ होता है, जिसमें बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, बहुत सारे तरह के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में ऊपर की तरफ बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, फिर उसके बाद थोड़े छोटे, इस तरह से जब लाइट आके इसके ऊपर आके गिरती है इस तरह से, तो ये इस लाइट को ये यहाँ पर एक बीच में रिएक्शन सेंटर होता है, उस रिएक्शन सेंटर तक पहुंचा देते हैं। तो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में लाइट को हार्वेस्ट करने वाले अलग-अलग पिगमेंट होते हैं, जो अलग-अलग वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब आप बहुत सारी तरह की लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट देंगे, तो सारे के सारे पिगमेंट जो है वो क्या करेंगे, एक्टिव हो जाएंगे। जब सारे पिगमेंट एक्टिव होकर सारे एक साथ काम करेंगे, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है, जो यहाँ पर इसको फोटोसिंथेसिस के रेट को जो है डिक्रीज करते हैं और इंक्रीज करते हैं। तो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है, इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 है इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट, एंड नंबर 2 है इसमें फोटो सिस्टम सेकेंड। रुक जाओ, तो 2 टाइप के जो है पिगमेंट सिस्टम होते हैं, जिन्हें लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं हम। LHC लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम भी कहते हैं। नॉर्मली इन्हें फोटो सिस्टम फर्स्ट, PS फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, PS सेकंड के नाम से हम जानते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको कि बहुत सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से बने होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास मॉलिक्यूल इसमें होते हैं, और ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि मैक्सिमम लाइट को ये हार्वेस्ट करके, और एक इनके लास्ट में रिएक्शन सेंटर होता है, उस रिएक्शन सेंटर तक ये पहुंचाने का काम करते हैं। तो जो लाइट मूव करती है इसमें, सनलाइट जैसे आगे गिरती है, वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में होती हुई इस तरह से, और लास्ट में जाके गिरती है, रिएक्शन सेंटर में जाके गिरती है। तो जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो पूरी बहुत सारी लाइट को एक पॉइंट पे कलेक्ट कर देता है, सेम वही कंडीशन यहाँ पर होती है कि बहुत सारी लाइट को जो है एक सिंगल पॉइंट पे कलेक्ट कर दिया जाता है। उस सिंगल पॉइंट को हम क्लोरोफिल, उसको रिएक्शन सेंटर के नाम से जानते हैं। ये जो होगा वो क्या होगा, रिएक्शन सेंटर होगा। तो रिएक्शन सेंटर के नाम से उसको जानते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो इसी जगह पे होती है, यानी कि एटीपी जो बनेगी, NADH जो बनेगा वो इसी जगह पे बनेगा। अब हम बात करते हैं पहले फोटोसिस्टम फर्स्ट की। 200 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं और 50 इसमें कैटेनॉइड्स के होते हैं। सेम वही फोटोसिंथेसिस सेकंड के अंदर भी ऐसा ही होता है, दोनों के अंदर सेम होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है,
डिफरेंस इस एक चीज का होता है, क्लोरोफिल A700 होता है, यानी कि इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल A700 से मिलकर बना हुआ होगा, ठीक है ना। ये वाला, ये जो होगा ये क्या होगा, P700 होगा। अगर P700 है तो ये फोटोसिस्टम फर्स्ट है, और अगर ये P680 है तो फिर ये क्या होगा, फोटोसिस्टम सेकंड होगा, ठीक है। तो इस तरह से फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड दो सिस्टम प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों सिस्टम ही जो है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो टू टाइप के होते हैं। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर जैसे ही सनलाइट गिरती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, और एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने पर वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर और आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ट्रांसपोर्ट होकर वो एटीपी फॉर्मेशन का काम करते हैं या एनर्जी प्रोड्यूस वहां पर करते हैं। इस प्रोसेस को ही हम, इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसका दूसरा नाम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होता है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए फोटोफॉस्फोराइलेशन भी इसको कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसको कहा जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और उससे एटीपी बनती है और दूसरे सब्सटेंस बनते हैं। इसके बारे में सबसे पहले जानकारी अर्नोन साइंटिस्ट ने दी थी, और अर्नोन ने सब बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है क्लोरोप्लास्ट में वो टू टाइप का होता है। टू टाइप में सबसे पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है और दूसरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। साइक्लिक में एक पूरा साइकिल बनता है, नाम से पता चलता है कि साइक्लिक होगा, यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वापस उसी जगह पे आएगा घूम के, तो उसको हम कहेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है कभी भी वापस रिएक्शन सेंटर में नहीं आता है, उसे हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। सबसे सिंपल है, इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट काम आता है, पीएस फर्स्ट काम आएगा। पीएस फर्स्ट सबसे पहले सनलाइट को जो है एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके ये यहाँ क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है वो सारे एक्साइट हो जाएंगे और इसका रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड हो जाएगा, और एक्साइटेड होते ही ये इसके P700 भी बोलते हैं, PS फर्स्ट भी बोलते हैं, LHS फर्स्ट भी इसको बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट या P700, सारे इसी रिएक्शन सेंटर के नेम। और ये एक्साइट होते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, इससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले FRS के पास जाता है। यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो FRS होता है। FRS का मतलब फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है। क्या होता है? फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। और इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो Fe और S से मिलकर बना होता है, यानी आयरन और सल्फर से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के बाद ये FD को भेजा जाता है। FD जो है वो शॉर्ट फॉर्म में फेरोडॉक्सिन की, FD को भेजा जाता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन, और FD से इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम 6 में भेजा जाता है। ठीक है, ये सब प्रोटीन होती है, फेरोडॉक्सिन वगैरह ये सब रिएक्शन सेंटर होते हैं, जो कि क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर ये पाए जाते हैं, उसके ऊपर पड़े हुए रहते हैं। तो FD से साइटोक्रोम 6 में जाता है और साइटोक्रोम से साइटोक्रोम F में जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पे जो जब ये साइटोक्रोम 6 से और इस जगह पे जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी जो है 1 ATP के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? और वो जो फिर ATP सिंथेसिस में काम आता है, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज करता है। तो इस तरह से यहाँ पर ADP से ATP बनती है, ADP plus 1P। ये फॉस्फेट मिलकर इतनी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज करता है कि ATP बनेगा यहाँ,
और फिर ये साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन में जाएगा, इसमें जाएगा प्लास्टोसाइनिन में जाएगा, PC शॉर्ट में लिखा है, PC में जाएगा और वहां से फाइनली ये इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी वापस क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, डाउन होकर वापस कहां चला जाएगा, P700 में चला जाएगा। ठीक है, फिर से ये स्टार्ट होगा, फिर से सनलाइट आएगी, फिर से वही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगा, एक्साइट होकर फिर से ये, तो ये साइक्लिक चलता रहता है और इसमें जो है एटीपी का फॉर्मेशन होता रहता है।